अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। चैप्टर 14, functional relation between two variables can be shown by this expression y is equal to f of x. Y is a dependent variable and x is an independent variable. The relation between y and x can be expressed y is equal to function of x. Function of x may be any expression in terms of x. For example, x square, for example, a plus 5b, ठीक है, a plus 5x, यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें x इन्वॉल्व हो, x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी x स्क्वायर है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5, ये भी x का एक्सप्रेशन है। तो ये सारी जो एक्सप्रेशन हैं इसमें x इन्वॉल्व रहेगा, उसे हम कहते हैं कि ये f of x है। यानी जनरली आपने मैथमेटिक्स में भी ऐसा पढ़ा है कि इसको यूज करते हैं। अब आपको नजर आ रही है? Yes, ma'am, आ रही है। Okay. Today's topic is regression and simple linear regression and correlation. Basically, we have two variables. One is x, other is y, or any other variable. Y is here a dependent variable, and x is as independent variable. एक इसमें से डिपेंडेंट की तरह बिहेव करेगा और एक इंडिपेंडेंट। रिलेशनशिप जो है वो इन टर्म्स ऑफ दिस लाइन है, y इज इक्वल टू f of x. f of x कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो एक्सप्रेशन हम कहते हैं कोई कांस्टेंट 5 ले लिया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, या 4x। तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x इन्वॉल्व होना चाहिए। x आपके पास इसमें भी है, इसमें भी है, और अगर एक भी होता तो भी ठीक था। तो इसको क्या कह रहे हैं, दिस इज f of x। इसके अलावा क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x सिंपल प्लस 1, चलो 1 भी ऐड कर लें, ये भी क्या है, एक रिलेशनशिप है। एक और भी हो सकता है, y इज इक्वल टू a प्लस bx। मैंने a और b को एज अ जर्नल फॉर्म रहने दिया है, कांस्टेंट नहीं लिखा, 1 2 नहीं लिखा। a वैसे कांस्टेंट ही है और b भी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। जैसे अगर इसका 2 जो है वो b हो और ये 1 जो है वो a हो, तो यही होगा a प्लस 2, ये वाला भी इस तरह लिखा रहेगा a और ये bx, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जिसमें एक वेरिएबल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरा वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में राइट साइड पे होगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे ये आपका रिग्रेशन है। इसको मैं आपको दोबारा भी पढ़ाती हूँ, जिधर अपने बुक में से थोड़ा सा देख लें, फिर हम इसे व्हाइट बोर्ड पे दोबारा करते हैं। स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिलेशन और मैथमेटिकल रिलेशंस दो डिफरेंट तरह के रिलेशंस हैं। मैथमेटिकल रिलेशन में जो रिजल्ट है उसमें कोई एरर का चांस नहीं होता, जबकि जो स्टैटिस्टिकल रिलेशन है उसमें एरर का चांस होता है। अब एरर का चांस का क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है। अभी क्लास में कोई बच्ची और भी आई थी, तो गायब हो गया। अच्छा चलिए, ये आ गई है। Today's topic is regression, simple regression. And correlation. ठीक है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा।
जो इंडिपेंडेंट होगा उसको हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिखेंगे। ये फंक्शन शो करता है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल 2x + 1, यहाँ हम लिख सकते हैं x² + 5x + 2, यहाँ हम लिख सकते हैं x3, कुछ भी आगे एक्सप्रेशन बना लें। इन सब को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। जो हमारे राइट साइड पे आएगा वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट। और जो हमारे लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, मैं एब्रिविएशन में लिख रही हूँ। नॉर्मली y को डिपेंडेंट वेरिएबल कह लेते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और ये जो फंक्शन है, अगर मैथमेटिकल कोई फंक्शन हो तो उसमें वैल्यूज जितनी बार भी आप डालोगे, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपने x की वैल्यू को फॉर एग्जांपल डाल दिया 5, तो क्या ये हर बार एक ही रिजल्ट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? ये एक्सप्रेशन हर बार एक ही रिजल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और 5 × 5 फिर 25 हो गया, और फिर 2 ऐड कर दिया, तो कितना रिजल्ट था? ये 52। जितनी बार भी आप सारी क्लास भी इसमें सब्स्टिट्यूट करें 5 को, तो उनका रिजल्ट क्या रहेगा? 52। इसका मतलब है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज को जितनी बार भी एंटर करो, इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट। ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिकल रिलेशन है उसमें होता है f(x) के साथ साथ उस फंक्शन में एक एरर टर्म भी आ जाती है, एप्सिलॉन i, xi, yi। इसका मतलब है कि x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अभी मैंने x को क्या लिखवाया था? 5 लिखा था ना। यहाँ पर भी कोई एक एक्सप्रेशन है, वो चले हम अज्यूम कर लेते हैं वो एक्सप्रेशन वैसा ही है। हम लिख लेगा x² 5x + 2 + एप्सिलॉन। अब क्या होगा? इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 5 को, तो यहां तक तो इसका आंसर 52 ही आ जाएगा, लेकिन साथ क्या आएगा? प्लस एरर। उसका मतलब है कि एरर का, कि कभी वो 52 से आंसर थोड़ा आगे चला जाएगा, कभी वो 52 से आंसर थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एरर नेगेटिव भी हो सकता है, जो इस 52 को 51 पे ले आएगा या 50 पे ले जाएगा, और एरर पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम इसको कहें कि 52 से ये 53 की तरफ आ गया है, या 52 से ये 54 की तरफ चला गया। तो जब भी ये एग्जैक्ट आंसर ना आए एक्सप्रेशन से, तो वो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता, वो कौन सा एक्सप्रेशन होता है? स्टैटिस्टिकल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल में यही डिफरेंस है कि स्टैटिस्टिकल रिलेशन में क्या होता है? एरर टर्म होती है, और मैथमेटिकल में एरर टर्म नहीं होती। बिल्कुल उस तरह जैसे अगर आपसे अब कहा जाए कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है? ऐसे करके यहाँ पे सेंटीग्रेड लिखा होता है, यहाँ चले, और एक इस तरफ जो है वो फ़ारेनहाइट लिखा होता है, तो वो क्या फॉर्मूला है उसका? शायद मुझे कुछ याद आ रहा है, 5/9 f + 32 या 32 + f, ऐसे करके कुछ होता है। ऐसा है कोई पढ़ा हुआ आप लोगों ने? क्यों गर्ल्स? जी गर्ल्स, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपने मैथ साइंस की बुक में यस कभी मिस। पढ़ा? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या इंडोर्स कर सकते हैं कि यही होता है वो एक्सप्रेशन? आप पूरी क्लास भी इसमें अगर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें इस फॉर्मूला में, तो हर बार आपका आंसर जो है वो सेम, तो वो आपका रिजल्ट जो है वो हर बार सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें जब भी आप पूरी क्लास ने 37 पुट कर दिया और फ़ारेनहाइट में, तो सबका आंसर सेंटीग्रेड में क्या आएगा? 99 पॉइंट समथिंग, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है। इसका मतलब है कि इसको जितनी बार आप सॉल्व करें, इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट।
रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन में वन वे रिलेशनशिप है। अभी मैंने आपको ये बताया कि एक साइड पे आपने कौन सा लेना है वेरिएबल y, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर y x पे डिपेंड करे सिर्फ, तो इसे कहेंगे ये रिग्रेशन है। अगर y x पे डिपेंड करे और x y पे डिपेंड करे, तो अब ये किसका टॉपिक हो गया, ये कोरिलेशन का। बोथ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। एंड कोरिलेशन, both variables depend on each other, or you can say it is interdependence of two variables. Interdependence of two variables is called correlation, and dependence of one variable, not the other, dependence of one variable is called regression. अब क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का। ठीक है, इस तरह में आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है, उसको डिपेंडेंट के साथ साथ आप इसको, एक तो हमने कहा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा हम इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, एक इसको हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रिग्रेसेंट, AND। ठीक है, इसके डिफरेंट नाम है। प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं, प्रिडिक्टेंट। वो क्या हो रहा है, ठीक है, तो y की ये डिफरेंट नाम है। इसी तरह से आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, x, उसको हमने इंडिपेंडेंट भी कहा, उसको हमने रिग्रेसर भी कहा, रिग्रेसर, उसको प्रिडिक्टर भी कह रहे हैं, प्रिडिक्टर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी कहते हैं इसको, फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, ये डिफरेंट नाम है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और ये डिफरेंट नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल के। आपको क्या किया जाएगा, एक सेट ऑफ वेरिएबल्स दिया जाएगा, पेयर ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि आपसे अगर मैं कहूँ कि आप ज्यादा पढ़ती हैं तो ज्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ेंगी तो कम नंबर आएंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, मैंने अब दो वेरिएबल्स के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब मुझे बताएं इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन है। एक मार्क्स ऑब्टेन्ड है और एक मैंने कहा स्टडी आवर्स है। कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, जरा बताएंगे मुझे। मार्क्स ऑब्टेन्ड को हमने m कह दिया और स्टडी आवर्स को h कह दिया। जी मैम एज डिपेंडेंट है। एज डिपेंडेंट है, अच्छा आपने ये कहा, और मार्क्स इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई बाकी जो है बताएं कि सही बताया इन्होंने या कुछ और कह रहे हैं आप। मैम एज इंडिपेंडेंट है। आपने कहा एज इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट क्या है आपके ख्याल में, ये डिपेंडेंट है। चले, दो ही ऑप्शन हो सकती थी, एक ने ये कह दिया, दूसरे ने वो कह दिया, तो इसमें से ट्रू कौन सा है, कोई तीसरा बताएगा इनमें से कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि ये स्टेटमेंट ठीक है। बताएंगे कोई। मैम एज इंडिपेंडेंट होगा। देखिए मुझे बताएं, आपके कंट्रोल में मार्क्स है कि आपके कंट्रोल में स्टडी आवर्स है, आप मुझे बताएं। मैम स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स है। आपका दिल चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, आपका दिल चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, आपका दिल चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, ये आपके कंट्रोल में है। इसका मतलब है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
ठीक है, जिस पे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, आपके अपने डिसीजंस हैं। जबकि स्टडी आवर्स में आप जितना टाइम देते हो, अगर ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली मार्क्स टेस्ट में ज्यादा अच्छे आएंगे। तो इसका मतलब मार्क्स जो है वो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब बात समझ आई? जो चीज आपके कंट्रोल में होती है उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, और जो चीज उस पर डिपेंड कर रही है, मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड्स ऑन स्टडी आवर्स, तो इसके लिए मार्क्स ऑब्टेन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर? अच्छा, चले मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। अगर मैं कहती हूँ आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस चीज का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम यानी कोई एक बार है, मेटल की कोई बार है, ठीक है, उसको हॉट किया, तो हॉट करने से यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है, वॉल्यूम के टेम्परेचर। एक चीज वॉल्यूम है और एक चीज टेम्परेचर है। मैम वॉल्यूम डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर आपने चेंज करना है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जो चीज उस पर डिपेंड कर रही है कि इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अच्छा, और कोई एग्जांपल आप लोग देना चाहेंगे? और कोई एग्जांपल? हाँ जी, नंबर ऑफ टाइम्स ईटिंग, ठीक है, ईटिंग मील्स, और ओबेसिटी। एक है ओबेसिटी और दूसरा मैंने कहा ईटिंग हैबिट्स। चलिए आप बताएं। ओबेसिटी है, मोटापा, और ईटिंग हैबिट्स, दोनों एक दूसरे में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? मैम ओबेसिटी डिपेंडेंट है ईटिंग हैबिट। हाँ जी, ओबेसिटी, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप अच्छे मील्स नहीं ले रहे, आप जंक ले रहे हैं, ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपके कंट्रोल में है, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ। और ओबेसिटी इस पे डिपेंड कर रही है कि ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, तो वो तो खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। अगर ईटिंग हैबिट्स ठीक हुई, तो इसका मतलब जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईटिंग हैबिट्स, और ओबेसिटी क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपको ये बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, आपके पास रिग्रेशन के लिए क्या क्या रहेगा कि दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल का नाम होगा x, एक का y, और ये पेयर्स में दिए रहेंगे कि फर्ज किया एक बच्ची 2 घंटे पढ़ती है तो उसके मार्क्स आ गए 10 में से 7, एक बच्ची 5 घंटे पढ़ती है उसके मार्क्स आ गए 10, एक बच्ची 3 घंटे पढ़ती है उसके मार्क्स आ गए 8, एक बच्ची 1 घंटा पढ़ती है उसके मार्क्स आ गए 5, और एक बच्ची जो है वो आधा घंटा पढ़ती है और उसके मार्क्स आ गए 2। अब इसका मतलब है मैंने एक क्या रखा, ये आर्स है आपके पास, ओहो ये क्या हो गया। अच्छा, एक मैंने आपके पास वेरिएबल कौन सा लिया, आर्स का, ये आर्स है, और ये क्या है, मार्क्स है। तो हाफ एन आवर का कितने नंबर दिए थे, चलो एक ही दे देते हैं। अब इस पे आपने रिग्रेशन फिट करना है, यानी रिलेशनशिप, आपको ये बात तो समझ आ रही है कि y डिपेंड्स ऑन ठीक है, नहीं, y डिपेंड्स ऑन x। तो इस केस में आपके पास रिग्रेशन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख दूं, y डिपेंड्स ऑन x, तो रिलेशनशिप आएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी है। x आपका इसमें आर्स है और y जो है वो आपका मार्क्स है।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, m इज इक्वल टू a प्लस बी एच। लेकिन कभी वो एच होगा, कभी एम होगा, कभी कोई नाम होगा, तो हम उसको जनरलाइज क्या रखते हैं हमेशा, एक्स बाय। अदरवाइज आप ये भी लिखो, इट्स ऑल राइट, बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है, लेकिन हमने क्या रखना है, एम और एच की बजाय पर हमेशा ए और एक्स की फॉर्म में लिखना है। अगर हमने ए और एक्स की फॉर्म में लिखा तो रिग्रेशन का रिलेशनशिप कैसे आएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमने इसमें a और b दो ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू अगर हम एस्टिमेट कर लें, क्या यूज कर रही हूँ वर्ड, इनको क्या कर ले, एस्टिमेट कर लें, तो क्या हुआ, हम इस रिलेशनशिप को स्टडी कर लेंगे, इस रिलेशनशिप को स्टडी कर लेंगे। स्टडी का मतलब ये है कि जब भी हम आर्स इसमें डालेंगे तो खुद ही बता देगा कि इसके नंबर कितने आने हैं। जब हम आर्स को चेंज करेंगे तो वो आपको मार्क्स बता देगा। ये तो तभी हो सकता है जब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएं। तो ए और बी को हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है। कहाँ से एस्टिमेट करना है, ये आपका सैंपल है, ये क्या है आपका पूरा, दिस इज कॉल्ड सैंपल। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सैंपल की बेस पे हम क्या करते हैं, चलिए अगर मैं सैंपल लिख दिया, सैंपल से हम हमेशा एस्टिमेट फाइंड करते हैं। किसके बारे में एस्टिमेट फाइंड करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ये अगर हम इनको काउंट करें, वहाँ 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स किस में है, सैंपल में, और हम ए बी को एस्टिमेट करेंगे इसी सैंपल से, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो किसके बारे में होंगे, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या है, पूरी स्ट्रेंथ आपकी जितनी भी उसमें एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आईसीएस के स्टूडेंट्स 100 या 120 हैं, इनके बारे में हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, लेकिन स्टूडेंट्स कितने चूज किए हैं हमने, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे हम ए बी को एस्टिमेट करेंगे और बाकी सब स्टूडेंट्स के बारे में उसका रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर लिया करेंगे। प्रेडिक्ट का वर्ड का मतलब यह है कि हमने एक्चुअली उनको मेजर नहीं किया, एक्चुअली उनको एग्जामिन नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, रिलेशनशिप की बेस पे ये कहा कि अगर ये बच्चा जैसे 2 5 3 1 और हाफ है, अगर 4 एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा, बिकॉज अगर ये बच्चा 4 आवर्स पढ़ता तो इसके कितने नंबर आते, नहीं ना पता। या ये बच्चा 4.5 आवर्स पढ़ता तो इसके कितने नंबर आते, नहीं पता। अगर ये 8 आवर्स पढ़ता तो इसके कितने नंबर आते, नहीं पता। तो ये सब जो अननोन वैल्यूज हैं, हम इस रिलेशनशिप से, ये जो रिलेशनशिप हमने यहाँ फाइंड करना है जिसमें ए और बी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमेशा हम इसको एस्टिमेट करके जो वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती इस पूरे डेटा में, एक्स में और वाई में, उनको भी एस्टिमेट कर लिया करेंगे। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ कि एक्चुअल जो आपके पास डेटा गिवन होगा एक्स और वाई का, उसको हम जनरली लिखते हैं x1 y1, पेयर्स में होगा हमेशा, ठीक है, x2 y2, और इस तरह से ये आखिरी होगा xn yn, ये पेयर्स में। इनकी बेस पे आपने एस्टिमेट किया रिलेशनशिप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, और a b की वैल्यूज जब एस्टिमेट हो जाएंगी तो अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल वो रिलेशनशिप आया 2 प्लस 1.9x। अब इसका मतलब है कि अब आप x की वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है इसके अलावा भी कुछ रखते हैं यहाँ पर, तो आपको y का आंसर जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता वो मिल जाएगा। x की डिफरेंट पेयर्स लगाते जाएं तो आपके y के डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। एक्चुअली वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। अब मेरी बात समझ आ गई। रिग्रेशन का प्रॉब्लम हम हमेशा, रिग्रेशन एक्चुअली मॉडल है, दिस इज कॉल्ड मॉडल। मॉडल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कुछ डेटा सेट्स गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर x1 x2 x3 अप टू xn, और हम देखना चाहते हैं कि उनके अलावा भी अगर कहीं हमारे पास पेयर्स आ रहे आना चाहें तो वो क्या होंगे। तो हम इस रिलेशनशिप को यहाँ से स्टडी करेंगे। रिलेशनशिप्स को स्टडी करने का मतलब है हमने ए बी को एस्टिमेट करना है, ठीक है। ए बी को जब हम एस्टिमेट कर लेंगे तो उसके बाद हम इनके अलावा कुछ भी पेयर डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे तो y का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर x2 डालेंगे y आता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मैम रिग्रेशन। जी बेटा।
मैम एक्स और वाई में इन दोनों में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन होगा? आपने क्योंकि हमेशा अगर बोले। मैम अगर कोई ज़्यादा आर्ट्स पढ़ रहा है और उसके मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं तो इसका तो फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं कोई। हाँ जी, मैंने जो आपको एक जनरल से एग्जांपल दी थी ना वाई और एक्स की, उसमें मैंने कहा ये आर्स है और ये क्या है, मार्क्स हैं। ये सारे हमने कहा वो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स लिख लें जनरल, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है कि जिनकी मेंटल एबिलिटी, जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन और जिसकी लैंग्वेज, यानी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। अगर कोई डल स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट ही नहीं है, या वो मेंटली रिटार्डेड है, तो वो नॉर्मल तो ना हुआ, वो फिर इस पूरी स्ट्रीम में आएगा ही नहीं। हमने बात ही ये करनी है कि सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, यानी बोथ एक्स एंड इसमें जो हम वाई के बारे में बात करेंगे, वाई शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्स और वाई जो रिलेशनशिप है, इसमें नॉर्मलिटी की assumption पहली आएगी। अगर वो नॉर्मल नहीं होगा तो वो उस पर फिट नहीं हो रही। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि फर्ज किया वो स्टडी आवर्स, हमने कहा कि मार्क्स है, वो मार्क्स डिपेंड कर सकते हैं आवर्स के ऊपर भी, वो डिपेंड कर सकते हैं इंटेलिजेंस पे भी, अगर हम इंटेलिजेंस की बात कर लें। ठीक है, वो डिपेंड कर सकते हैं उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन पे भी। ठीक है, ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब और भी किस पे डिपेंड कर सकते हैं हम, फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि सारे घर में पढ़े लिखे हैं कि नहीं लगे। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड है कि नहीं, ये सारे। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्ट्स के अलावा इंटेलिजेंस भी हो गया, बेसिक जो उसका बैकग्राउंड है वो भी आ गया। बेसिक बैकग्राउंड का मतलब है उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, कोई क्लास स्किप नहीं की हुई, यानी कि 5 पढ़ के सीधा 10 में आ गया और 10 पढ़ के सीधा फर्स्ट ईयर में आ गए। ठीक है, मतलब बेसिक जो बैकग्राउंड है उसका गांव से है और कैसी एजुकेशन है, स्कूल में पढ़ा कि घर में पढ़ा, ट्यूशन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस तरह का। और फैमिली बैकग्राउंड की वो किस तरह की उसकी फैमिली है, उसको सपोर्ट करती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब आपके एक की बजाय क्या हो गए, 2, 3, 4। तो ये भी रिग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल का क्वेश्चन नहीं है। अभी मैंने कहा आज का टॉपिक क्या है, सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, यानी कि आपके पास 2 या मोर हो, तो फिर वो क्वेश्चन सिंपल का नहीं होगा, वो मल्टीपल का क्वेश्चन होगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक। आपका जो क्वेश्चन है ना कि वो फिर भी ज्यादा पढ़ता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स के साथ नहीं है, उसकी बेसिक कोई डेफिशिएंसी है। मेरी बात समझ आ रही है बेटा आपको? वो बेसिक, यस मैम। हाँ, बेसिक डेफिशिएंसी का मतलब है कि इनमें से कोई एक वेरिएबल और है जो कि मिसिंग है। हो सकता है वो इसकी इंटेलिजेंस मिसिंग हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड मिसिंग हो सकता है कि उसका बेसिक एजुकेशन में कोई ड्रॉबैक हो, इनमें से कोई ना कोई कमी है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन आर्ट्स के अलावा एक और भी इसमें शामिल हो जाएगा, और वो क्वेश्चन किसका बन जाएगा, मल्टीपल का। ठीक है, जो इंशाल्लाह ओके हम मैम। बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे सिंपल रिलेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है तो एक ही रहना है हमेशा, लेकिन इंडिपेंडेंट जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे लिख देती हूँ, ये 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज।